वेंटिलेटर पर नक्सल प्रदेश के प्रश्न में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। रविवार यानी कि 19 जनवरी को गरियाबंद में छत्तीसगढ़ ओडिशा की सीमा पर भालूडिग्गी के जंगल में बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ। बड़े माओवादी लीडर की सूचना मिलने पर छत्तीसगढ़ ओडिशा की फोर्स ने इस ऑपरेशन को शुरू किया। सोमवार से बुधवार तक ये ऑपरेशन चलता रहा। हालांकि अभी भी चल रहा है। इस मुठभेड़ में कई नक्सली मारे गए। अब सुरक्षा बलों के एक्शन और सरकार के तेवर देख के तो ऐसा लग रहा है कि अब तक लाल आतंक अंतिम सांसें गिन रहा है। बीजापुर में तेलंगाना बॉर्डर पर जवानों ने नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप और स्मारक को जवानों ने ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई जवानों ने भट्टीगुड्डा के जंगलों में की है और गरियाबंद में हुए मुठभेड़ में जवानों ने 25 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया है और इसमें से 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी शामिल है। और नक्सलियों के पास से यहाँ पे AK-47, SLR, इंसॉस और दूसरे ऑटोमेटिक हथियार बरामद कर दिए गए हैं। साय सरकार के करीब 1 साल हो चुके हैं और अब तक 260 नक्सली मारे जा चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 21 दिनों में 48 नक्सली ढेर हुए हैं। सरकार का लक्ष्य है मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का। साल 2025 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 88 नए कैंप बनाए गए हैं और जो कैंप बनाया जा रहा है इससे लोगों का भरोसा और ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि देखिए, एक समय था जब इन्हीं लोगों को नक्सली देखिए ढाल बनाकर अपने मिशन को आगे बढ़ाते थे, लेकिन अब लोगों का भरोसा बढ़ा है। बीते दिन भी हमने देखा किस तरीके से बड़ी संख्या में पिछले साल नक्सली से पीड़ित आदिवासी लोगों का एक डेलीगेशन दिल्ली आया था। उन्होंने अपनी बातें रखी किस तरीके से वो लोग जो है यहाँ पे नक्सलवाद के दंश से दो चार हो रहे हैं। अब देखिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। 72 घंटे यानी कि से भी ज्यादा समय हो चुका है। ये ऑपरेशन लगातार जारी है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हो चुका है। कहा जा रहा है कि अभी भी यहाँ पर देखिए कई नक्सलियों को घेर के रखा है। ऑपरेशन लगातार जारी है और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर पीके शर्मा रिटायर्ड एडिशनल डीजी BSF हैं और डॉक्टर वर्णिका शर्मा है, नक्सल मामलों की जानकार है। और हमारे साथ कुछ ही देर में रविंद्र उपाध्याय भी कनेक्ट होंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर वर्णिका शर्मा, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप नक्सल मामलों की जानकार हैं। हम देख रहे हैं 75 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। ऑपरेशन लगातार जारी है। 27 नक्सली को ढेर किया गया है और 16 नक्सलियों के शवों को बरामद किया गया है। और आज यहाँ पर देखिए एक बड़े कैंप को भी यहाँ पे हमारे जाबाजों ने कब्जा किया है और स्मारक को भी ध्वस्त किया है। बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। कितनी बड़ी उपलब्धि ये हमारे जाबाजों की? जी, ये अभी तक की जो नक्सल के लिए काउंटर इंसर्जेंसी कॉइन किया गया, उसमें बहुत बड़ी, एक बहुत ही सार्थक उपलब्धि मानी जा सकती है। क्योंकि अभी तक के जो माओवादी हमारे राज्य में कार्यवाही करके अन्य क्षेत्रों की ओर भागते थे, राज्य की सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में भागते थे और उनपे नकेल नहीं कसी जा सकती थी। ये पहली ऐसी कार्यवाही हम लोगों ने अभी बहुत लंबे समय के बाद ऐसी कार्यवाही की है जिसमें टैक्टिकली और स्ट्रैटेजिकली यानी योजनाबद्ध तरीके से हमने एक ऑपरेशन का संचालन किया है, जिसमें यदि माओवादी कार्यवाही करके उस मेम्ब्रेन के बाहर की ओर, राज्य की सीमा की ओर भी निकल रहे थे, तो उनको एक घेराबंदी की रणनीति करके जो ऑपरेशन का संचालन किया है, ये बहुत ही सफलतम और सुनियोजित तरीके से किया गया ऑपरेशन है। इसीलिए यही है कि हमारे सुरक्षा बल जवानों को अभूतपूर्व सफलता इस ऑपरेशन में मिली है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि बीजापुर में कितना एक विस्फोट के जरिए, आईडी विस्फोट के जरिए जवानों की शहादतें हुई थी, लेकिन जवानों का मनोबल कहीं से ध्वस्त नहीं हुआ और उनका आप देखिए कि एक के बाद एक वो लगातार ऑपरेशन पूरे हौसले और पूरे उत्साह के साथ उस क्षेत्र में कर रहे हैं। यही वजह है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो रीजनल ब्यूरो है, या ये कहें कि उस जो पूरे क्षेत्र का सैन्य कमांड है, उस जी पे इन लोगों ने जिस तरीके से धावा बोला है वो देखने योग्य है और एक उत्तम रणनीति, उच्च कोटि के टैक्टिकल ऑपरेशन का एक नतीजा है ये। बिल्कुल, हमारे जवानों की शहादत का बदला देखिए हमारे सुरक्षा बलों के जवान किस तरीके से चुन चुन कर ले रहे हैं। मांस से निकालकर इस तरीके से प्रहार किया जा रहा है कि नक्सलवाद यहाँ पे चकनाचूर हो रहा है। डॉक्टर पीके मिश्रा, अब आपके पास आते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से हमारे जवानों ने एक हाईटेक
कैंप को कब्जा किया है और वहां पे स्मारक को ध्वस्त किया है, नष्ट किया है, नेस्तनाबूद किया है, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि और बड़ा क्लू ये भी हो जाता है क्योंकि ये हाईटेक कैंप था। यहाँ पे तमाम वो साहित्य और कहीं ना कहीं जो नक्सलियों का प्लानिंग था उसका ब्लूप्रिंट इस कब्जे से मिल सकता है। बिल्कुल दीपिका, मैं क्लियरली अभी देख रहा था उस कैंप को, बहुत गौर से मैंने देखा है। मैं बनिका जी को भी सुन रहा था, उन्होंने सही बताया है जो आप बोल रहे हैं इस कैंप के बारे में, जो भाटीगुड़ा जंगल में जो बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर में उसको पकड़ा गया। उसके बाद ये पता लगा हाईटेक जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नक्सलाइट्स ने बनाए थे और उसमें क्या क्या साधन उसमें रखे हैं। एक्सरसाइज के लिए जगह बनाया गया है, फायरिंग के लिए जगह बना है, क्लाइंबिंग के लिए जगह बनाया गया है, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जगह बनाया गया है और कैमोफ्लेज कंसीलमेंट के ट्रेनिंग के लिए जगह बनाया गया है, फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स के लिए जगह बनाया गया है। इस टाइप का एक टाइप का हाइब्रिड वार जैसे वो समझ रहे थे, उसी टाइप का रिक्रूटमेंट करके उनको वहां ट्रेनिंग दे रहे थे और ये किसी को पता नहीं था। इनफैक्ट ये जो पकड़ा गया है भाटीगुड़ा जंगल में, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको पकड़े हैं और उसको स्मैश कर किए हैं और उसमें जो मेमोरियल बनाए थे नक्सलाइट्स ने उसको भी स्मैश कर दिया। और वो ट्रेनिंग कैंप अभी कोबरा ने, हमारा छत्तीसगढ़ कोबरा उसको कब्जे में लिया है। आई एम वेरी श्योर दे विल स्टार्ट ए कैंप ऑल्सो इन दैट नक्सलाइट ट्रेनिंग सेंटर। लेकिन ये चीज के साथ मैं बताना चाहता हूँ, जिस अभी बनिका जी भी बता रहे थे, जिस तरीका का ये ऑपरेशन हुआ, ये बड़ा टेक्निकल ऑपरेशन हुआ है। इसमें ड्रोन भी शामिल था, कम्युनिकेशन ड्रोन के साथ हुआ और कोऑर्डिनेशन विथ 2 स्टेट पुलिस एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, तीनों एंगल का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहा। और वहां पर जो कमांडर थे अपने आप के बीच में अच्छे तालमेल लगा के रखे थे और इस तरीके का जो आउटर कर्डन और इनर कर्डन लगा गया, जो कम से कम 76 घंटा से चल रहा है और अभी भी चलेगा। आप देखिए, मैं तो जो समझ रहा हूँ 30 से ऊपर नक्सलाइट्स मारे गए हैं, उसमें चलपति भी जा चुके हैं। इवन चलपति के ऊपर 1 करोड़ है जो कि किसी भी नक्सलाइट्स के ऊपर नहीं था, किसी भी मिलिटेंट के ऊपर नहीं था। ये जो है जो सक्सेस आ रहा है, हमारा जो पहले बीजापुर में हो रहा था, जो बनिका जी बता रहे थे, जिसमें हमारा 10 जवान शहीद हो गए थे, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस उन्होंने लगा करके, उसमें हमारा जवान का मनोबल बिल्कुल नीचे नहीं गया था। ये स्पष्ट बताया जा रहा है कि नक्सलाइट्स का जो है बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं। और ये जो अमित शाह जी बताए थे 31 मार्च 26 तक ये बिल्कुल खत्म ही होगा, ये खत्म और इनका एंड आ रहा है, वो अपना एंड गिनती कर रहे हैं। प्रॉब्लम है कि अभी हमको बिल्कुल इसके बाद वो कोशिश करेंगे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाने के लिए सभी ट्रैक के ऊपर, उसके ऊपर जरूर हमको नजर रखना पड़ेगा। और जो बीजापुर में जो इंसिडेंट हुआ, ये जैसे ना हो उसके ऊपर हम जरूर ध्यान रखेंगे। और मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुआ, जिस तरीके से फील्ड इंटेलिजेंस और टैक्टिकल और इलेक्ट्रॉनिकल इंटेलिजेंस हासिल हुआ, ये कभी हुआ नहीं था। दिस इज ए वेरी टिपिकल ऑपरेशन एंड टैक्टिकल ऑपरेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशन व्हिच वाज कंडक्टेड बाय छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ एंड ओडिशा पुलिस फ्रॉम नुआपड़ा साइड एंड फ्रॉम दरियाबंद साइड एंड आल्सो फ्रॉम भाटीगुड़ा साइड। डॉक्टर पीके, क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से बीजापुर में हमने अपने 8 जवानों को खोया था, उसके बाद देखिए हमारे जवानों का जोश हौसला किस कदर बड़ा है, क्योंकि 75 घंटे से ऑपरेशन लगातार जारी है। आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, वो भी इस विषम परिस्थितियों में ऑपरेशन को लगातार आगे बढ़ा के रखना। तो ये एक मैसेज भी है कि किस तरीके से हमारे जवानों का जोश लगातार बढ़ा हुआ है नक्सलियों के लिए। डॉक्टर वर्णिका, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से चलपति के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था और कहा यह भी जा रहा है कि अभी जिन नक्सलियों को घेर के रखा है उसमें भी कई बड़े इनामी नक्सली है, तो अब नक्सलवाद दम तोड़ रहा है। और ये चलपति के ऊपर उसको ये कहा गया था कि अब नक्सली जितने भी बचे हुए नक्सली है उनको अच्छी जगह पर, एक सेफ जगह पर शिफ्ट किया जाए। अब वो ही ढेर हो गया है, तो अब कुल मिलाकर दम तोड़ रहा है नक्सलवाद और अंतिम सांसें गिन रहा है। अब क्या विकल्प नक्सलियों के पास?
देखिए, अब हम यदि टैक्टिकल ऑपरेशन के जरिए, मतलब जो फील्ड में हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ फायर्स जहां पे होते हैं, उसके जरिए यदि हम सोचते हैं और देखते हैं कि चलपति पे जो सबसे बड़ा, जो अभी हमने इस ऑपरेशन के जरिए विजय लिया है, तो हम देखते हैं कि वो पोलित ब्यूरो के, और मुझे तो ये है कि वो केंद्रीय रीजनल ब्यूरो का जो मेंबर था, वो बहुत बड़ी एक पोजीशन होती है, और उसको पूरा अधिकार होता है कि वो उस क्षेत्र के अंदर आने वाले सारे उप जोनल एरिया सभी कमिटी का वो आधिपत्यधारी एक प्रमुख होता है। तो आंध्र उड़ीसा सीमा जो स्पेशल जोनल कमिटी थी जहां पे ये ऑपरेशन हुआ, इसमें संभवतः कि और पूर्ण रूप से भी कह सकते हैं कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमिटी भी जो उनके मिलिट्री विंग की थी, वो सम्मिलित थी। तो इस प्रकार से जब इतने बड़े विंग पे ऑपरेशन हुआ है और इनका पोलित ब्यूरो का एक प्रमुख व्यक्ति मारा जाता है, तो डेफिनेटली जो इनके हायरार्की है वो तो डिस्टर्ब होगी ही। और एक बड़ा जो इनका जो कहना चाहिए कि जो प्रमुख है वो लीडर मारा गया है, अब इनके लिए एक प्रकार से एक वैक्यूम क्रिएट होने जैसी स्थिति तो हुई है, परंतु बिल्कुल ये फिर भी किसी को सामने लाने की कोशिश जरूर करेंगे आने वाले दिनों में, और आगे भी इनकी रणनीति में ये त्वरित बदलाव लेंगे। बिल्कुल। अ, रविंद्र उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविवार से ये ऑपरेशन चल रहा है, ऐतिहासिक ऑपरेशन, हिस्टोरिकल ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़ी उपलब्धि, 27 नक्सलियों को ढेर किया गया है, 16 के शव को बरामद किया गया है, हाईटेक कैंप को कब्जा किया है, वहां पे स्मारक को ध्वस्त किया गया। अभी भी 75 घंटे हो चुके हैं, ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या कहेंगे सर जवानों के इस हौसले को, और क्या मैसेज अब इस पूरे ऑपरेशन के बाद नक्सलियों में जाएगा? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को और इनके साथ जितने सशस्त्र बल साथ में हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, इनको मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये नेटवर्क का इशू है, दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी मात्रा में यहाँ पे हथियार को भी जब्त किया गया है। डॉक्टर पीके मिश्रा जी, क्योंकि कल इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद, ऑपरेशन के पहले फेज को कंप्लीट करने के बाद हम सीआरपीएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। उनका कहना है कि हथियार जो जब्त किया गया पूरी तरीके से हाईटेक है। ये हाईटेक हथियार आते कहाँ से, फंडिंग कहाँ से होती है? दीपिका, बड़ा क्लियरली मैं पहले भी बताया था, ये जो वेपन्स है पर्टिकुलर इनके इसके साथ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी है, उसमें प्रेशर स्विच का भी ताल्लुकात है, उसमें रिमोट कंट्रोल स्विच भी है, और 3 टाइप का स्विच वहां पर बरामद किया गया है। और इसके साथ जो वेपन्स है, मैं वेपन्स को देख करके बता रहा था, मेरे को याद आता है शायद ये वेपन जो है ये पीएलए का सप्लाई किया हुआ वेपन्स है। These weapons they are coming from Myanmar and China through मिजोरम एंड मणिपुर बॉर्डर, और वहां से पीएलए उसको सप्लाई करता है, ये नक्सलाइट्स एरिया को सप्लाई होता है। और इस डेफिनेटली ये जो अभी पकड़ा गया है वेपन्स, आप देखिए अभी मैक्सिमम वेपन्स हमारा म्यांमार से चाइनीज वेपन्स मणिपुर में आए हैं। मणिपुर का हालत जो है इसलिए खराब हुआ है क्योंकि ये वेपन्स एंड ड्रग्स ये सब कुछ आया हुआ है म्यांमार से, चाइना ने भेजा हुआ है। तो चाइना का पीएलए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूरे नॉर्थ ईस्ट में करते हैं, और इनका ताल्लुका तो नक्सलाइट्स के साथ है, पहले भी चारू मजुमदार ग्रुप के साथ भी था। जब मैं नदिया डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट किया था, मैं एसपी नदिया डिस्ट्रिक्ट था वेस्ट बंगाल में, चारू मजुमदार का ग्रुप कमांडर को, ऑपरेशनल कमांडर को भी हमने पकड़े थे। और ये वेपन्स तकरीबन चाइना और पीएलए के थ्रू में आता है। और मेरे को जहां पता लगता है कि इस बार जो वेपन्स पकड़े गए हैं उसको बिल्कुल ट्रैक किया जाएगा, ये कहां से वेपन सप्लाई हुआ, किस रूट से आया और सोर्स क्या है। ये वेपन डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर ये कलकत्ता के थ्रू में आया हुआ है। और ये एक और चीज है, ये वेपन बांग्लादेश के थ्रू में भी आ सकता है, क्योंकि पर्टिकुलरली साउथ 24 परगनास में जहां पर इच्छामती रिवर है नीचे को, वहां उधर से भी सप्लाई होकर के थ्रू कलकत्ता, थ्रू वेस्ट बंगाल भी यहां पर आ सकता है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर पीके मिश्रा, यहां पर देखिए 2 मोर्चों पर हमारे शासन, प्रशासन और सुरक्षा बल नक्सली के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो नक्सलियों से यहां पे तमाम इलाकों में, और साथ ही
अर्बन नक्सलियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला हुआ है। तो कुल मिलाकर दो चुनौतियों का यहां पे सामना कर रहे हो, वो भी डट कर। बिल्कुल, आप बिल्कुल क्लियर बताए कि नक्सलाइट्स तभी ऑपरेट कर सकते हैं, दो चीज चाहिए उनको, फंडिंग, वेपन्स। सिर्फ पुलिस से छीन करके या सिक्योरिटी फोर्सेस से छीन करके जितना आर्म्स अम्युनिशन है उसमें वो काम नहीं चला सकते। उनको सप्लाई चाहिए वेपन्स का, वेपन का सप्लाई उनको बाहर से आएगा ही आएगा। फंडिंग जो है, आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं, हमारा अर्बन एरिया से आप देख लीजिए, रायपुर से है, कलकत्ता से है, दिल्ली से है, सब जगह जो है वहां पर वहां से नक्सलाइट्स को फंडिंग किया जाता है। काफी बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन इसके पीछे भी लगा हुआ है, सीबीआई भी लगे हुए हैं चेक करने के फंडिंग कैसा आता है। फंडिंग इनका अभी बंद हो रहा है और इस मेन काम है कि वेपन्स, एम्युनिशन और रिमोट स्विचेस इनके पास कैसे आता है, प्रेशर स्विचेस कैसे आता है। कुछ तो जो है पुलिस से छीन करके लिए थे, लेकिन इतना नहीं आ सकता जितना बाहर से आता है। आई एम वेरी वेरी श्योर ये जितने आ रहा है सब म्यांमार के थ्रू से आ रहा है और बांग्लादेश के थ्रू से आ रहा है। इनका बिल्कुल कोरियर्स हैं जो इनको पहुंचाते हैं। आप देखिए, जब मणिपुर में इतने 80,000 फोर्स होने के बाद भी आप परसों चूड़ाचांदपुर में 62 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। बिल्कुल, कैसे 62 करोड़ ड्रग्स आता तो है। बिल्कुल ये भी अपने आप में एक बड़ी चिंता है। डॉक्टर वर्णिका, फंडिंग कम हो गई है और नक्सलियों के जो टॉप लीडरशिप है वो ढेर हो गया है, इसके बावजूद समस्या अभी भी बनी हुई है। तो अब किस तरीके से इस समस्या का समूल नाश होता हुआ अब आपको नजर आ रहा है? देखिए, एक तरीके से हम एक बहुत बड़े इस पूरे नक्सली संघर्ष के खात्मे की मुहिम में एक बहुत बड़े ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अब होने वाला है। तो अब हमको बहुत ज्यादा इस मामले में सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि ये लोग हमेशा से अपनी रणनीति में, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही कह रही थी, रणनीति में लगातार बदलाव करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ पावर वैक्यूम ये छोड़ेंगे। हाँ, ये शिथिल जरूर हुए हैं, ये बिल्कुल सही बात है, और इसमें सुरक्षा बल जवानों को बहुत सारी बधाई जाती है कि वो लगातार अपने हौसले के साथ अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि उन कठिन परिस्थितियों को मैंने करीब से महसूस किया है कि पानी की एक बोतल भी कई बार नहीं होती है और वो उस स्थिति में भी ऑपरेशन कर रहे होते हैं उन क्षेत्रों में। मैंने करीब से जाना है, देखा है इन परिस्थितियों को, तो मैं बता सकती हूँ। पर अब चूंकि नकेल कसी जा चुकी है, अब वहां के आम जनता भी जो है वो चाह रही है कि उस क्षेत्र में विकास हो। किसी संवेदना के कारण या किसी सहानुभूति के कारण, चूंकि अब वो माओवाद से नहीं जुड़े हैं, जो कोई थोड़े से लोग जुड़े रह गए हैं वो केवल भय या दबाव के कारण ही माओवाद में है। तो अब एक प्रकार से उनकी नई भर्ती भी बंद है, उनकी पाइपलाइन पे नकेल कसी जा चुकी है। तो ये बहुत अच्छा तो कुल मिलाकर रीढ़ जो है पूरी तरीके से टूट गई है। रविंद्र उपाध्याय जी, इस हिस्टोरिकल ऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं? मैं तो बहुत ज्यादा बधाई देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ फोर्स को और समस्त फोर्स को, जो पैरामिलिट्री फोर्स जिन्होंने ये बहुत सफलता पाई है और हम लगातार सफलता पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि अभी हम चौतरफा सफलता पा रहे हैं। बिल्कुल, हम ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में जो हमारा इलाका है, जैसे सुकमा बीजापुर इलाका हमारा साउथ का इलाका है, वेस्ट वाला इलाका हमारा गढ़चिरौली से रिलेटेड है वो है, और हमारा ईस्ट का इलाका जो उड़ीसा से जो परसों गरियाबंद में जो घटना हुई है वो भी हमारा है। इस तरह से हम जो चौतरफा हमारा अभी जो रणनीति चल रही है, और रणनीति में दो अच्छी बात हुई। एक तो हमने टैक्टिक्स जो है हमने बदली है, अब सिनेरियो बदल गया है। पुराना जो सिनेरियो था उसमें फोर्स विड्रा होता था, फोर्स डर के आ जाता था, ज्यादा 2 दिन या 3 दिन के अंदर फोर्स वापस आ जाता था। अब फोर्स 72 घंटे, 74 घंटे, 80 घंटे काम कर रहा है और बल्क में जा रहा है। तो अब स्थिति आ गई कि अब नक्सलियों के घुटने टेकने के दिन सामने आ गए हैं। अगर वो समझते हैं कि अब हमको घुटने टेक देना चाहिए तो ये उनके लिए बहुत सुखद और अच्छी स्थिति होगी। अन्यथा जिस तरह से लोग अब बंच में मारे जा रहे हैं, 25 है, 50 है, जिस तरह से मारे जा रहे हैं, वो बहुत दूर नहीं है जब ये सफलता बिल्कुल इस फोर्स के कदम चूमेगी। तो मेरा ये कहना है कि अभी जो टैक्टिस हो रही है ये बहुत अच्छी। इसमें 2 सबसे अच्छी सफलता जो मुझे लगी कि 2 स्टेट की पुलिस ने मिलकर जो गरियाबंद में जिस तरह का प्रोग्राम किया, और अभी बीच में बीजापुर और सुकमा और दंतेवाड़ा का मिल के फोर्स ने बहुत सारा सफलता पाई, और अभी तेलंगाना और सुकमा के बीच में जो मिक्स होकर हम लोग सफलता पा रहे हैं। मतलब पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट फोर्स
डीआरजी और लोकल फोर्स जो है, ये सब मिलके एक बहुत अच्छा हमको परिणाम दे रहे हैं, और परिणाम हमको प्रतिदिन मिल रहा है। परसों हमने देखा 28 वाला, इसके बिल्कुल। पहले भी हमने देखे थे 18 आदमी, जिसमें उन्होंने खुद ही 8 अपने तरफ से उन्होंने बोला था कि 6 उनके पास से 12 नक्सली ढेर हुए थे। बिल्कुल। और अभी आज हमने जो एक बहुत बड़ी सफलता पाई कि जो इतना असला मिला हमको, उनका जो नया कैंप भी मिला जिसके अंदर पूरी तरह की गतिविधियां चल रही थी, तो ये एक अच्छी बात है और हम अच्छी मतलब अच्छी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस एक अच्छी मंजिल की ओर बढ़ रहा है और बहुत अच्छी रोज सफलता मिल रही है। और निश्चित रूप से ये तो जनवरी है, मुझे लगता है कि जून तक तो ये स्थिति और बहुत बढ़ जाएगी और हम करीब करीब इनको जंगलों में पीछे घुसड़ देंगे। और जो कोर इलाका था, सबसे पहले क्या होता था, हम कोर इलाके में नहीं जा पाते थे, आज की स्थिति में हम कोर इलाके में जा रहे हैं। और जो उनके हाइड आउट्स है, जहां ये जानबूझ के अपराध नहीं करते थे, उन हाइड आउट्स में हम पहुंच गए। जो गरियाबंद बड़ा बड़ा इनका हाइड आउट्स था, जहां ये जानबूझ के छुपते थे और अपराध नहीं करते थे, अभी हाइड आउट्स में हम लोग पहुंचने लगे। तो ये सफलता निश्चित रूप से कदम चूम रही है और इनको अब घुटने टेकने में मजबूर होना पड़ेगा। और बिल्कुल। विचारधारा तो जो कुल मिलाकर वर्तमान में है वो काउंटडाउन विचारधारा शुरू में हो शून्य हो चुका चुकी है। है, लाल आतंक अब सिमटता जा रहा है। डॉक्टर वर्णिका, कहा यह भी जाता है कि ये जो नक्सली के जो टॉप लीडरशिप होती है ये साउथ के होते हैं, और जो यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं, खासतौर पर आदिवासियों को ये इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि चलपति भी जो है इसी का माहिर था, और यहाँ के लोकलाइट्स को जो है उनको एक तरीके से मोहरा की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी, ये जो चलपति जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये पोलित ब्यूरो मेंबर था। पोलित ब्यूरो में भी केंद्रीय पोलित ब्यूरो का ये मेंबर था, जिसमें आंध्र, उड़ीसा और ये सभी तेलंगाना वाले क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के एक साथ कंबाइन रूप से आते हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना वाला नहीं, बल्कि कंबाइन 4 क्षेत्रों का समूह है। ऐसे क्षेत्र का वो पोलित ब्यूरो मेंबर था। तो आप सोच सकते हैं कि उसकी केवल रणनीति स्ट्रांग नहीं थी, वो टैक्टिकल फील्ड में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और उसकी प्रत्येक रणनीति ऑपरेशंस से ही जुड़ी होती थी। उसको शेल्टर जोन से ज्यादा ऑपरेशनल जोन बनाने में विश्वास होता था। और वो व्यक्ति जब यहाँ के युवाओं के बीच में आता था, तो इनके लिए ये जो आप अभी बार बार टीवी में दिखा रहे हैं, लगातार इनके पर्टिकुलर स्कूल्स होते थे, पर्टिकुलर जैसे पुलिस के ट्रेनिंग कैंप होते हैं, बिल्कुल उसी लिहाज से, उसी तरीके से इन्होंने हर छोटी से छोटी विधाओं को सिखाने के लिए अपने कैंप को सुसज्जित कर रखा था। और केवल सुसज्जित करके वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को फायरिंग की टैक्टिक्स या दौड़ने भागने की या छिपने की टेक्निक नहीं सिखाते थे, हाँ। बल्कि ये प्रॉपर इनका एग्जाम भी लिया करते थे। और इस एग्जाम के पेपर, जैसे अभी मिश्रा सर बात कर रहे थे, केवल हथियार ही नहीं बल्कि एग्जाम के पेपर और उसकी आइडियोलॉजी भी बाहर से आयातित होती थी। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने जबरदस्त तरीके से उस क्षेत्र के युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। लेकिन एक चीज आज के युवाओं को साफ दिखने लगी है कि उस क्षेत्र में माओवादियों ने, बीजापुर के, मैं एकदम चेरपाल से भी अंदर क्षेत्र की बात कर रही हूँ दीपिका जी, एक समय था अभी से 1.5-2 साल पहले कि वहां के युवा कहते थे कि वहां पे सोलर पैनल्स लगने चाहिए। तो माओवादी उस क्षेत्र में सोलर पैनल भी नहीं लगने देते थे, वहां के बच्चों को बाहर स्कूल पढ़ने जाने नहीं देते थे। तो ये कैसी व्यवस्था थी? अब युवाओं को ये चीज समझ में आ रही है, उस क्षेत्र के इवन ड्रॉप आउट्स बच्चों को समझ आ रही है। बिल्कुल। डॉक्टर पीके मिश्रा, 75 घंटे कम नहीं होते हैं। यहाँ की जटिलता को आप देखिए और ऊपर से नक्सलियों की कुटिलता को आप समझिए, और इसके बावजूद लगातार ऑपरेशन जारी है। ये भी एक बड़ा संदेश है नक्सलियों के लिए। दीपिका, आप देखिए कि मैं क्लियरली बताया था, बीजापुर इंसिडेंट्स के बाद भी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स है इनका मनोबल कभी कम नहीं हुआ है, और वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर बढ़ते चले गए। और जिस तरीके से नया साल आया, ये नया साल बिल्कुल नक्सलाइट्स के खिलाफ गया है। और नक्सलाइट्स का अंत मेरे को लगता है कहीं 2025 में ना हो जाए। अमित शाह जी बोल रहे 26 में होगा। ये बिल्कुल जैसे छत्तीसगढ़ अभी चल रहा है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑपरेट करते हैं, और टैक्टिकली ऑपरेशन चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरीके से फील्ड इंटेलिजेंस आ रहा है, जिस तरीके से अबूसमार और दंडकारण्य और सरंडा के अंदर हमारे फोर्स अंदर जा रहे हैं, और 76 घंटा नहीं, वहां पर 100 घंटे अंदर रह करके ये ऑपरेट करेंगे। और ये जो आज उन्होंने भाटीगुड़ा में टेक ओवर किया है, ये कोबरा का कंपनी रहेगा, कोबरा के अंडर में रहेगा, वहां से कोबरा भी ऑपरेट करेंगे। तो ये जगह जो है, जितना मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब हम दंडकारण्य के अंदर घुसेंगे, आबूसमार के अंदर घुसेंगे, वहां के अंदर रह करके हम ऑपरेट करेंगे चारों तरफ।
इनका इनका एंड होना ही है। और मेरे को उम्मीद है हमारे तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए कोबरा का डंक किस तरीके से बोल रहा है और हमारे डीआरजी के जवान जो गुरिल्ला वार को मात देने का मादा रखते हैं और लगातार जिस तरीके से जवानों का जोश भी है, उम्मीद हम यही करते हैं कि ये ऑपरेशन जल्दी सफल हो और हमारे जवान जो है सकुशल वापस लौटे, यही हम प्रार्थना करते हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।